गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत यूनिट सेकंड लीग ऑफ नेशंस स्ट्रक्चर्स, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस एंड कॉजेज ऑफ फेलियर हम कर रहे थे ओरिजिन ऑफ लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ की उत्पत्ति। इसमें हमने किया था इंट्रोडक्शन और हम कर रहे थे ओरिजिन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस कि किस प्रकार से राष्ट्र संघ की उत्पत्ति हुई। और उसी में आज हम बात करेंगे लीग टू एनफोर्स पीस एंड टेफ्ट प्लान और ब्राइस प्लान की। दो योजनाएं, लीग टू एनफोर्स पीस एंड टेफ्ट योजना और ब्राइस योजना की। तो शुरू करते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्र संघ के विचार के विकास क्रम को समझने के लिए इन योजनाओं को सक्षम रूप से या थोड़ा सा जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीग टू एनफोर्स पीस एंड टेफ्ट योजना। शांति और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रश्न पर विचार करने के लिए अनौपचारिक रूप से सन 1915 के शुरू में कुछ विख्यात अमेरिकनों ने एक समूह एकत्रित किया और ये समूह किन लोगों का था? हैमिल्टन, हॉल्ट, थियोडोर मालबर्ग, ए लॉरेंस, लावेल तथा भूतपूर्व राष्ट्रपति टेफ्ट, जिसके नाम पर इस योजना का नाम है राष्ट्रपति टेफ्ट। तो कौन कौन लोग थे जो एकत्रित हुए और ये कौन थे? ये विख्यात अमेरिकन थे। ये थे हैमिल्टन, हॉल्ट, थियोडोर मालबर्ग, ए लॉरेंस, लावेल और भूतपूर्व राष्ट्रपति टेफ्ट इस समूह के सदस्य थे। इनके प्रयासों से सन 1915 में लीग टू एनफोर्स पीस, शांति कायम करने के लिए संघ, लीग टू एनफोर्स पीस, शांति कायम करने के लिए संघ की स्थापना की गई। जून 1915 में इसकी पहली बैठक फिलाडेल्फिया में की गई। कहाँ की गई? फिलाडेल्फिया, जिसमें इस संस्था के निम्नलिखित 4 कार्य निर्धारित किए गए। इस संस्था ने अपने 4 कार्यक्रम निर्धारित किए और वो 4 कार्यक्रम क्या थे? नंबर 1, वैज्ञानिक प्रश्नों को पंच फैसले के लिए सुपुर्द करना। नंबर 2, अन्य प्रश्नों को जांच और सिफारिश के लिए एक परिषद के सम्मुख भेजना। नंबर 3, यदि कोई राज्य शांतिपूर्ण हल को अस्वीकार करके युद्ध करे तो उसके विरुद्ध अन्य राज्यों द्वारा आर्थिक एवं सैनिक कार्यवाही करना। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण के लिए समय समय पर सम्मेलन बुलाना। तो मैंने आपको बताया कि इस संस्था में जो लोग शामिल हुए थे उनके नाम बताए। ये लोग शामिल हुए, इनकी पहली बैठक हुई जून 1915 में फिलाडेल्फिया में और इन्होंने 4 कार्यक्रम निर्धारित किए। सबसे पहला कार्यक्रम था कि वैधानिक प्रश्नों को पंच फैसले के लिए सुपुर्द करना। अमेरिका की इस निजी संस्था ने इस दिशा में काफ़ी प्रयास किया और इसका व्यापक रूप से प्रचार भी किया। लीग टू एनफोर्स पीस की योजना राष्ट्रपति टेफ्ट के नेतृत्व में बनी थी, इसलिए इसे टेफ्ट योजना के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी राष्ट्रपति के नाम से ही इस प्लान को दे दिया गया नाम टेफ्ट योजना। इस योजना की सर्वाधिक विशेषता क्या थी? दंड उपलब्ध की व्यवस्था, प्लेंटी क्लॉज। इसमें सभी वैधानिक मामलों की सुनवाई तथा फैसले के लिए न्यायालय की शरण लेना आवश्यक बताया गया था। अन्य मामलों में मेल मिलाप परिषद के समक्ष रखने की व्यवस्था की गई थी। तो आपने क्या समझा कि सभी वैधानिक मामलों की सुनवाई तथा फैसले के लिए न्यायालय की शरण लेना आवश्यक बताया गया। अर्थात सर्वाधिक विशेषता इसकी क्या रही? दंड उपलब्ध की व्यवस्था। अगर कोई भी देश शांति व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है, अगर वो ये कहता है कि वो इनको अस्वीकार करता है और वो युद्ध की तरफ जाता है, तो उसके लिए ज़रूरत थी दंड की व्यवस्था करना। इसके अलावा युद्ध करने वाले राज्य के विरुद्ध जिसमें आर्थिक प्रतिबंध
और सैनिक कार्रवाई की भी व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार टेफ्ट योजना काफी गतवर तथा प्रभावकारी थी। ये जांच और विलंब के अतिरिक्त शक्ति द्वारा लागू करने पर जोर देती थी। किंतु इस योजना की सबसे बड़ी दुर्बलता ये थी कि इसमें राज्यों की समानता के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया था। इसके द्वारा स्थापित लीग की सदस्यता सर्वव्यापी नहीं थी। ये सभी राज्यों के लिए खुली हुई नहीं थी। ये जो समूह था इसमें केवल कुछ एक जो थे वो देश शामिल थे। इसके द्वारा स्थापित लीग की सदस्यता सर्वव्यापी नहीं थी, इसका मतलब सभी राज्यों के लिए नहीं थी। तो कौन कौन थे? ये यूरोप के 6 बड़े, अमेरिका, जापान तथा कुछ एक अन्य राज्यों तक ही सीमित रखी गई थी। तो इसकी सदस्यता कुछ एक देशों तक सीमित थी। ये सभी राज्यों के लिए सर्वव्यापी संस्था नहीं थी। ये इसकी कमियां हैं, ये इनकी दुर्बलताएं हैं इस योजना की, जो सबसे बड़ी दुर्बलता बन गई क्योंकि इसमें समानता के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया था। तो इस प्रकार इन त्रुटियों के बावजूद जो टेफ्ट योजना थी वो तत्काल व्यापक रूप से इसने लोगों का ध्यान एकत्रित किया या लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। इस योजना द्वारा जो प्रस्तावित दंड विधान था उसी को ही राष्ट्र संघ के विधान में शामिल किया गया। इसका इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि मई 1916 में राष्ट्रपति विल्सन को लीग टू इन्फोर्स पीस के सम्मुख भाषण देना पड़ा। अपने भाषण में राष्ट्रपति ने राष्ट्रों के एक ऐसे संगठन के विचार का समर्थन किया जिसके द्वारा समुद्रों को स्वतंत्र रखा जाए, युद्धों को रोका जाए और सदस्य राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए। तो उसमें क्या बात की गई? उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा राष्ट्रपति विल्सन ने? उन्होंने कहा कि समुद्रों को स्वतंत्र रखा जाए, युद्धों को रोका जाए, सदस्य राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखा जाए, राजनीतिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए। पिटमैन पीटर ने तो लीग टू इन्फोर्स पीस को क्या कहा? राष्ट्र संघ की स्थापना की दिशा में शक्तिशाली पग माना कि एक पैर रखा हमने। लीग टू इन्फोर्स पीस को उन्होंने ये माना कि हमने राष्ट्र संघ की स्थापना में एक कदम बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो टेफ्ट प्लान था, टेफ्ट प्लान में 4 कार्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें वैधानिक प्रश्नों को पंच फैसले के लिए यानी न्यायालय तक जाना, अन्य प्रश्नों की जांच और सिफारिश के लिए परिषद के सम्मुख भेजना, यदि कोई शांतिपूर्ण हल को अस्वीकार करके युद्ध करे तो उसके विरुद्ध में आर्थिक और सैनिक कार्रवाई करना, यानी इसमें आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए थे और सैनिक कार्रवाई की व्यवस्था भी की गई थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण के लिए समय समय पर सम्मेलन बुलाना। और इस प्रकार आपने देखा कि 1916 में राष्ट्रपति विल्सन को भी इसके सम्मुख भाषण देना पड़ा था लीग टू इन्फोर्स पीस के सामने। तो इस प्रकार आपने टेफ्ट योजना को देखा। अब हम बात करेंगे ब्राइस योजना की। टेफ्ट योजना प्रस्तावित होने के पूर्व एक दो अन्य योजनाएं प्रस्तुत की गई थी। उनमें से प्रमुख है लॉर्ड ब्राइस द्वारा प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय संघ की एक विस्तृत योजना। टेफ्ट योजना की भांति ब्राइस योजना में भी न्यायिक विवादों को न्यायालय के समक्ष और अन्य विवादों को मेल मिलाप परिषद के समक्ष रखने की व्यवस्था की गई। परिषद को अपने विचार लादने की शक्ति नहीं थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न होने अथवा उसका खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में तत्काल उस पर विचार विमर्श करने की व्यवस्था भी की गई थी। हम बात करते हैं सरकारी अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के प्रयासों की। जैसे जैसे युद्ध की भयंकरता बढ़ती गई वैसे वैसे सरकारी अधिकारी और राजनीतिज्ञों ने राष्ट्र संघ को स्थापित करने की दिशा में गंभीर चिंतन आरंभ कर दिया। सन 1916 में एक्सकीथ ने फ्रांसीसी प्रधानमंत्री ब्रिया के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाए। इससे पहले ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रश्न पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की बैठक हो चुकी थी। इसमें हम ये देखते हैं कि इसी वर्ष में ही पेरिस में मित्र राष्ट्रों के प्रधानमंत्रियों की एक बैठक हुई जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, सर्बिया आदि राष्ट्रों के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया था। 1917 में इस तरह की एक अन्य कई बैठकें हुई। इसके अतिरिक्त युद्ध के दौरान चीनी, जूट, चमड़े, ऊन आदि वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं स्थापित की जा चुकी थी। 1917 को अमेरिकी सीनेट को सूचित किया गया कि यदि शांति को स्थायी बनाना है और वह मानव जाति की संगठित महान शक्तियों के द्वारा ही संभव है। और हमने ये भी देखा कि राष्ट्र संघ के विचार को मूर्त रूप दिलाने के लिए और उसके लिए उपयुक्त फिजा तैयार करने में
अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन का महत्वपूर्ण हाथ था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जब तक दुनिया में जनतंत्रात्मक राष्ट्र सहगामी की तरह सहयोग नहीं करते तब तक शांति चिरस्थायी नहीं हो सकती। परंतु राष्ट्र संघ के स्वरूप के संबंध में उन्होंने अपना विचार स्पष्ट नहीं किया था। यानी राष्ट्रपति विल्सन ने विश्व शांति के हित में राष्ट्रसंघ तरीके एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, तो बात से वो पूर्णतः सहमत थे, लेकिन उन्होंने अपना विचार पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया था। तो आपने स्टूडेंट्स दो प्रकार की योजनाओं की बात की राष्ट्र संघ की दिशा में, जिन्होंने एक मार्गदर्शन का काम किया, एक कदम उठाया कि हम राष्ट्र संघ की स्थापना करें। वो थे लीग टू एनफोर्स पीस एंड ट्रस्ट योजना और ब्राइस योजना। वास्तव में ओएस बेकर ने अपनी पुस्तक वुड्रो विल्सन एंड वर्ल्ड सेंटिमेंट में लिखा है कि राष्ट्र संघ विधान का कोई भी लक्षण राष्ट्रपति के अपने विचार की उपज नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ दूसरों के विचारों तथा सुझावों का कुशल संपादन किया। तो ये कोटेशन है, आप इसे कोटेशन की तरह लिखेंगे कि ओएस बेकर ने अपनी पुस्तक वुड्रो विल्सन एंड वर्ल्ड सेंटिमेंट में लिखा है कि कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू कि राष्ट्र संघ विधान का कोई भी लक्षण राष्ट्रपति के अपने विचार की उपज नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ दूसरों के विचारों तथा सुझावों का कुशल संपादन किया, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। आप इसको पूरा अंडरलाइन करेंगे। इसमें आपने ये देखा कि ओएस बेकर ने ये कहा है कि जो राष्ट्र संघ का विधान था उसका कोई भी जो विशेषता थी वो राष्ट्रपति के विचारों की स्वयं की उपज नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो क्या किया, दूसरों के विचारों को सुझावों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, उनको लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो स्टूडेंट्स, हम अगले अपने लेक्चर में बात करेंगे फ्रांसीसी तथा विली फिलीमोर का प्रतिवेदन, और हम बात करेंगे स्मर्स योजना की और कर्नल हाउस योजना की। धन्यवाद।